साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कौन सी सेल के साइटोप्लाज्म में? जो टारगेटिंग सेल है, मतलब जिसकी हमने क्या करवानी है, एपोप्टोसिस करवानी है, उसके साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं FADD प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होती है इसमें 2 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें DD डोमेन, डी डोमेन, और दूसरा सेगमेंट होता है इसमें DED डोमेन, DED डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे DED डोमेन का मतलब क्या हुआ, डेथ इफेक्टर डोमेन, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, 2 डोमेन प्रेजेंट होते हैं, एक तो डेथ डोमेन प्रेजेंट होता है, एक DED डोमेन प्रेजेंट होता है, दैट इज द डेथ इफेक्टर डोमेन। ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे तो क्या हुआ, ये मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास जो पार्ट है, ठीक है, FADD, पहले कैसे किस फॉर्म में था, ये इनएक्टिव फॉर्म में था। अब जैसे ही क्या हुआ, रिसेप्टर के साथ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ लाइगेंड अटैच कर जाएगा, तो ये क्या होने लग जाएगा, इसको सिग्नल मिलेगा और ये जाके DD डोमेन, इस DD डोमेन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो मतलब ये वाली जो प्रोटीन है वो ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे किससे, यहाँ पे DD जुड़ जाएगा इसका, और यहाँ पे DED जुड़ जाएगा, मुझे बात है। वैसे ही सेम वे में आपके पास एक और, अब हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इनएक्टिव फॉर्म में, तो एक और ऐसी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रेजेंट होगी FADD, ठीक है, वो सेम वे में कहाँ पे अटैच हो जाएगी, यहाँ पे अटैच हो जाएगी रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे D और यहाँ पे DED, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास प्रोकैस्पेज। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोकैस्पेज प्रेजेंट होता है, और ये जो प्रोकैस्पेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में बात करी थी कि हम एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो प्रोकैस्पेज होगा, ठीक है, जो इनिशिएटर प्रोकैस्पेज होगा वो कौन सा होगा, प्रोकैस्पेज नंबर, कल मैंने आपको लिखवाए थे ना इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब क्या करेंगे, जो प्रोकैस्पेज, हमने क्या बोला था, जो प्रोकैस्पेज होता है वो कैस्पेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मैंने इनिशिएटर लिखवाए थे और दूसरे कैसे लिखवाए थे, एग्जीक्यूशनर लिखवाए थे आपको, ठीक है। एग्जीक्यूशनर मतलब जो एग्जीक्यूशन करवाएगा, और इनिशिएटर मतलब जो इनिशिएशन एपोप्टोसिस को शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, इनिशिएशन करवाएगा। तो एक्सटेंसिव पाथवे में जो इनिशिएटर होता है वो होता है हमारे पास कैस्पेज 8 और एग्जीक्यूशनर होता है कैस्पेज 3, ठीक है। इंट्रिंसिक, हाँ इंट्रिंसिक में होता है कैस्पेज 9 और जो एग्जीक्यूशनर होता है वो 3 होता है तीनों के केस में। पर यहाँ पे जो आपके पास एक्सट्रिंसिक होगा वहां पे इनिशिएटर 8 होगा, इंट्रिंसिक में 9 कैस्पेज होगा, ठीक है। और वहीं पे ग्रेन्साइन के केस में क्या होगा, P लिख दिया मैंने शॉर्ट में 10, कि वहां पे हमारे पास कैस्पेज नंबर 10 प्रेजेंट होगा, इंट्रिंसिक वाला, ठीक है। एग्जीक्यूशनरी तो तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो प्रोकैस्पेज है, ठीक है। कौन सा प्रोकैस्पेज, इनिशिएटर प्रोकैस्पेज, ठीक है। अब जो इनिशिएटर प्रोकैस्पेज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोकैस्पेज प्रोटीन है वो किसकी बात हो रही है, प्रोकैस्पेज नंबर 8 की बात हो रही है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोकैस्पेज में क्या है, इसके पास भी DED डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रोकैस्पेज होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोकैस्पेज होगा उसके पास भी सेम वे में कैसा डोमेन होगा, DED डोमेन होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रोकैस्पेज के जो डोमेन होंगे DED डोमेन, वो कहाँ से अटैच कर जाएंगे, इस वाले के साथ जो FADD है, इस प्रोटीन का जो DED डोमेन है उसके साथ ये क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। इतनी बात पता लगी, ये यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे दोनों इस स्पेस में, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं किसी और रेड कलर में बना रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या जुड़ गया, प्रोकैस्पेज, और ये भी क्या जुड़ गया, प्रोकैस्पेज।
ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका डी डोमेन है, तो ये किससे बाइंड कर जाएगा, जो इस वाले का डी डोमेन है, इसके पास भी क्या है डी डोमेन, तो इसके पास भी क्या है डी डोमेन, तो ये कर जाएंगे अटैच कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ये मेरे पास जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोकैस्पेज 8, ठीक है, प्रोकैस्पेज 8 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोकैस्पेज 8 है वो क्या हो गया, पहले इनएक्टिव था, जब सारे बाइंड कर गए तो क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। कौन एक्टिव हो गया, इनिशिएटर कैस्पेज, समझ आई बात है, इनिशिएटर कैस्पेज जो पहले क्या था, इनएक्टिव था, अब क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, कैस्पेज नंबर 8 एक्टिव हो गया। ठीक है, तो आगे बनाती हूँ मैं थोड़ा सा। देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो प्रोकैस्पेज था, ठीक है, पहले कैसा था, वो इनएक्टिव था। कौन सा प्रोकैस्पेज, एक्सट्रिंसिक पाथवे है तो 8 प्रोकैस्पेज। अब ये जो है वो किसकी तरह काम करता है, इनिशिएटर की तरह काम करता है, मतलब एपोप्टोसिस को क्या करवाएगा, ये इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, अब जब इनकी बाइंडिंग हो जाएगी सबकी, ठीक है, तो ये प्रोकैस्पेज पहले इनएक्टिव था, तो अब ये प्रोकैस्पेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैस्पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो जब कैस्पेज बन गया तो कैसा होगा, ये होगा एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव कैस्पेज बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये जो एक्टिव कैस्पेज 8 है वो किसको एक्टिवेट करेगा, अब ये हमारे पास कैस्पेज है तो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, और हमारे पास जो कैस्पेज नंबर, जो हमारे पास कैस्पेज कौन सा, प्रोकैस्पेज 3 है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करवाने में और उसको कैस्पेज 3 कन्वर्ट में, कैस्पेज 3 में कन्वर्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये जो कैस्पेज 3 है वो क्या है, हमारे पास एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज है, ये क्या करवाएगा, एपोप्टोसिस की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा। समझ आई बात कैसे हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेसिकली जो लाइगेंड है, लाइगेंड किसके साथ बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर के साथ। अब रिसेप्टर के पास क्या होते हैं, जो डीडी डोमेन होते हैं उनके साथ हमारे पास जो एफएडीडी प्रोटीन होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, एफएडीडी की फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ मैं आपको। देखो मैंने किसकी बात करी यहाँ पे एक तो हमने बात करी यहाँ पे डीडी की बात कर रहे हैं, तो डीडी हमारे पास हमने क्या बोला, क्या है, डेथ डोमेन है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीईडी की, जिसको मैंने क्या बोला, डेथ इफेक्टर डोमेन। तीसरा हमने यहाँ पे प्रोटीन की बात करी जो इनएक्टिव फॉर्म में है, दैट इज द एफएडीडी प्रोटीन। ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में है ये हमारे पास होती है फास्ट एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन। ठीक है, प्रोटीन विद द डेथ डोमेन, मतलब ऐसी प्रोटीन जो क्या करेगी, सेल की डेथ करवाएगी, प्रोटीन विद द डेथ डोमेन, क्योंकि इसके पास खुद के पास कौन सा डोमेन होता है, खुद के पास डेथ इफेक्टर डोमेन और डेथ डोमेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है उसके डेथ डोमेन से क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। ठीक है, और फास्ट, एक मैंने आपको फास्ट लिखवाया यहाँ पे। ठीक है, तो फास्ट की फुल फॉर्म होती है हमारे पास फैटी एसिड सिंथेस, फैटी एसिड सिंथेस। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने फुल फॉर्म्स लिख दी, और यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी, जो हमने सिंपल टर्म्स में पढ़ा था वही हमने फिर से दोहराया कि आपके पास क्या होता है, जो इनिशिएटर है, ठीक है, जो इनिशिएटर कैस्पेज है वो किसको वो एक्टिवेट कर देता है आपके पास एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज को, और एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज क्या करवाता है, सेल की डेथ करवा देता है। ठीक है, तो ये हमारा रिसेप्टर हो गया। ठीक है, लाइगेंड भी कैसा है, ट्राइमेरिक है, तो इसको हमने बोल दिया फैटी एसिड सिंथेज लाइगेंड। ठीक है, अब ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, फैटी एसिड सिंथेज रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग है वो कैसा है, जक्स्ट्राक्राइन है, मतलब दोनों एक दूसरे के आ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये कैसी है, जक्स्ट्राक्राइन है, जक्स्ट्राक्राइन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लाइगेंड और रिसेप्टर हैं वो एक दूसरे के, मतलब दो सेल्स हैं वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, तभी आपके पास क्या होगी, बाइंडिंग होगी। अब जब बाइंडिंग होगी तो इसके पास क्या है, जो रिसेप्टर है उसके पास डीडी डोमेन है, डीडी डोमेन मतलब डेथ डोमेन है, तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में चेंज लेके आएगा, जिसकी वजह से जो इनएक्टिव एफएडीडी है,
ठीक है, वो क्या करेगी, अपनी प्रोटीन को, अपने एक सेगमेंट को, जो इसका डीडी सेगमेंट है, ठीक है, डीडी सेगमेंट को रिसेप्टर के डीडी सेगमेंट से क्या कर देगी, बाइंड कर देगी। ठीक है, और खुद भी इसके साथ पूरी बाइंड हो गई। ठीक है, वैसे ही दूसरी प्रोटीन भी क्या करेगी, FADD प्रोटीन सेम वे में बाइंड कर जाएगी, किसके साथ, रिसेप्टर के DD डोमेन के साथ, डेथ डोमेन के साथ। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में जो प्रोकैस्पेज 8 है वो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इसके पास कौन सी साइट होती है, इसके पास डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। ठीक है, मतलब DED बाइंडिंग साइट होती है। अब ये जो DED बाइंडिंग साइट है वो किसके साथ, FAD, ठीक है, FADD की जो DED साइट है उसके साथ क्या कर जाएगी, यहाँ पे बाइंड कर जाएगी। ठीक है, जब बाइंड कर गई तो उसने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया वो कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोकैस्पेज 8 जो इनएक्टिव था, अब किसमें चेंज हो गया, वो कैस्पेज 8 जो इनिशिएटर की तरह काम करेगा उसमें चेंज हो गया। अब जो कैस्पेज 8 है वो कैसा है, एक्टिव है। तो ये क्या करेगा, जो कैस्पेज 8 है वो हमारे पास, जो प्रोकैस्पेज 8 जो इनएक्टिव था किसमें चेंज हो गया, कैस्पेज 8 में। ये इनिशिएटर की तरह काम करेगा और किसको एक्टिवेट करवा देगा, प्रोकैस्पेज 3 को। ठीक है, अब प्रोकैस्पेज 3 जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको किसने एक्टिवेट करवाया, कैस्पेज 8 ने एक्टिवेट करवाया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैस्पेज 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो कैस्पेज 3 है वो एग्जीक्यूशनर की तरह काम करेगा और सेल की क्या करवा देगा, एपोप्टोसिस करवा देगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स बना, अब कॉम्प्लेक्स में क्या आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीजें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नीचे, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डिस्क। ठीक है, डिस्क क्या होता है हमारे पास, डिस्क आ जाता है हमारे पास डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। ऐसा सिग्नल जो क्या कर रहा है, सेल की डेथ को इंड्यूस कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स या डिस्क बोल देते हैं कॉमन टर्म में। ठीक है, अब ये जो डिस्क है उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, एक तो लाइगेंड आ जाएगा, लाइगेंड की वजह से क्या होता है, लाइगेंड की वजह से सिग्नलिंग इंड्यूस होती है, तो लाइगेंड भी किसमें आता है, डिस्क में आता है। उसके बाद लाइगेंड किसके साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर के साथ, तो रिसेप्टर भी किसमें आता है, डिस्क में आता है। उसके बाद आपके पास जो FADD है, जिसके पास क्या है, डेथ डोमेन है प्लस डेथ इफेक्टर डोमेन है, वो भी किसमें आ जाएगी, वो भी आपके पास किसमें आ रही है, डिस्क में आ रही है, जो क्या करवा रही है, डेथ सिग्नल इंड्यूस करवा रही है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास PC8, ठीक है, प्रोकैस्पेज नंबर 8, ये भी किसको इनिशिएट कर रहा है, डेथ को, सेल की डेथ को इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके हमने पूरे यहाँ तक, ठीक है, ये जो मेरे पास पूरा कॉम्प्लेक्स बना यहाँ तक, ठीक है, पूरा यहाँ पे जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं डिस्क। ठीक है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो क्या करवाएगा, सेल की डेथ को इंड्यूस करवाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो सिंपली हम अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले क्या हो गया, बाइंडिंग हुई। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर एंड लाइगेंड, रिसेप्टर एंड लाइगेंड की क्या हो गई, बाइंडिंग हो गई, जिसकी वजह से लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ, जिसकी वजह से किसकी एक्टिवेशन हो गई, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ DD। ठीक है, जिसकी वजह से डेथ डोमेन की क्या हो गई, एक्टिवेशन हो गई ऑफ, जो किस पे प्रेजेंट था, जो था रिसेप्टर पे प्रेजेंट, कहाँ पे था, साइटोप्लाज्मिक साइट पे प्रेजेंट था। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कि जो DD है, ठीक है, डेथ डोमेन ऑफ रिसेप्टर है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट विद डेथ डोमेन, DD डोमेन मतलब डेथ डोमेन ऑफ किसके साथ, FADD। ठीक है, FADD के जो DD डोमेन है उसके बाद उसके साथ इंटरेक्ट करेगा एंड उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो इसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया हमारी FADD को। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब जब हमारे पास क्या हो जाएगा, FADD एक्टिवेट हो गया, तो FADD के पास कौन सा डोमेन है, डेथ इफेक्टर डोमेन है ऑफ, किसका है ये, FADD है। ठीक है,
ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, मेरे पास प्रोकैस्पेज 8 के साथ क्या कर गया, ये बाइंड कर जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोकैस्पेज 8 के पास भी कौन सा डोमेन है, DED डोमेन है, ठीक है। और FAD के पास भी कौन सा डोमेन है, DED डोमेन है। तो दोनों ने क्या किया, इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, इंटरेक्ट किया। और जैसे ही वो इंटरेक्ट करेंगे तो उसने किसको एक्टिवेट करवा दिया, अल्टीमेटली उन्होंने एक्टिवेट करवा दिया, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 8। किसको एक्टिवेट करवा दिया, कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करवा दिया, ठीक है। अब जैसे कैस्पेज 8 एक्टिवेटर होगा तो किसकी तरह काम करेगा, इनिशिएटर की तरह काम करेगा। अब ये जो कैस्पेज 8 है वो फर्दर किसको, जो मेरे पास साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे पास प्रोकैस्पेज, ठीक है, प्रोकैस्पेज 3, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोकैस्पेज 3 है, जो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको मेरे पास ये वाला जो है, इसको मेरे पास कौन, जो कैस्पेज 8 है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोकैस्पेज को कन्वर्ट कर देगा कैस्पेज 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे कैस्पेज 3 कैसा है, एक्टिव है। तो एक्टिव है तो ये क्या करवा देगा, सेल की डेथ करवा देगा, ये सेल डेथ या एपोप्टोसिस करवा देगा। समझ आया बात पे? यस मैम। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे की, जहां से आपके पास क्वेश्चन आते हैं मेनली। मैं नेक्स्ट बात कर लेती हूँ। तो सेकंड हमारे पास पाथवे आ जाता है, दैट इज द इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब देखो जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें हमने क्या बोला है कि जो सेल की डेथ, ठीक है, सेल की डेथ का जो सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है, इनसाइड द सेल। ये सेल के इनसाइड से आता है, और सेल के इनसाइड में भी कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, ठीक है। इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल डिपेंडेंट पाथवे भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है, इनसाइड द सेल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं सेल, मेरे सेल, ठीक है। तो 2 सेल्स बना देती हूँ मैं, एक हो गई मेरी। मान लो मैं एक बात करती हूँ, एपोप्टोटिक सेल की बात करती हूँ, कंपेयर करेंगे हम तभी हमें समझ आ जाएगा। एक हम बात करते हैं एपोप्टोसिस की, ठीक है। ऐसी सेल जिसमें क्या होनी हो, एपोप्टोसिस होनी हो। और एक मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल सेल, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास नॉर्मल सेल है, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, और ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया इसकी PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सेल में हमारे पास क्या होता है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है ना, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से फोल्डेड होती है, कॉन्वोल्यूशन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली क्या हो गई, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और 2 मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C, ठीक है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। तो जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है,
ठीक है। अब देखो ये जो साइटोक्रोम सी है काम करेगा, सिग्नलिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है वो मैंने कहाँ पे बताया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। क्लियर इतनी बात। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, एपोप्टोटिक सेल की बात करती हूँ। ठीक है, तो एपोप्टोटिक सेल में मैं डायरेक्ट क्या बना रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ये जनरली क्या होता है आपके पास, जो साइटोक्रोम सी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। ठीक है, बट जो आपके पास एपोप्टोटिक सेल, ठीक है, एपोप्टोटिक सेल में अगर कोई स्ट्रेस है, ठीक है, इस सेल के अंदर कोई स्ट्रेस की कंडीशन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन में क्या है, साइटोक्रोम सी है। अब ये साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये जो साइटोक्रोम सी है वो कहाँ पे रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, रिलीज इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये किसकी तरह काम करेगा, ये हमारे पास जैसे लाइगेंड होता है ना वैसे काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करवाएगा, इंड्यूस करवाएगा सेल की डेथ को। ठीक है, अब ये जो बेसिकली होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर अगर कौन बाइंड कर जाता है, अगर यहाँ पे MOMP बाइंड कर जाता है, मतलब MOMP का मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, कि अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, अगर इसमें पोर पड़ जाता है, छेद हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो साइटोक्रोम होगा वो क्या निकल जाएगा, वो मेरे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे MOMP क्या हो जाएगा मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आउटर मेम्ब्रेन में क्या हो गई, परमिएबिलिटी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, जो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें क्या है, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है। अब वो साइटोक्रोम सी कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये जो साइटोक्रोम सी है वो क्या करेगा, सेल डेथ का सिग्नल इंड्यूस करेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपके पास, ये बना दिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट, ये बना दिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा उसको अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है आपके पास, MOMP है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी हो जाती है, MOMP। ठीक है, अब इस केस में क्या है आपके पास, यहाँ पे ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली मेम्ब्रेन। तो कैसे होती है, कॉन्वोलेटेड होती है, ऐसे इसमें कॉन्वोलेशन, क्रिस्टा प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे साइटोक्रोम था, ये साइटोक्रोम सी, ये क्या है, ये साइटोक्रोम सी है। अब जैसे MOMP आया तो साइटोक्रोम सी कहाँ पे रिलीज हो गया। अब ये जो सारा बना रही हूँ मैं, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म में हो रही है ये सारी बात, है ना, तो मैं ऊपर साइटोप्लाज्म मेंशन कर देती हूँ। ये तो मैंने सेल नहीं बनाई, सेल के बाहर बनाया क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ठीक है, ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया मैंने। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ये है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की जब आउटर मेम्ब्रेन में क्या हो गई, परमिएबिलिटी हो गई, पोर हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम सी था, अब वो कहाँ पे रिलीज हो गया, अब वो रिलीज हो गया मेरे पास कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी है वो रिलीज हो गया है, कहाँ रिलीज हो गया है, साइटोप्लाज्म है।
ठीक है। अब ये जो साइटोक्रोम सी है, ठीक है, बाद में आपको फुल फॉर्म लिखवा दूंगी, अभी जस्ट आपने ध्यान देना है समझने पे। अब देखो ये जो साइटोक्रोम सी है वो क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे साइटोसोल में, ठीक है, साइटोसोल बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, ठीक है। साइटोप्लाज्म हम तब बोलेंगे जब उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगी, साइटोसोल हम तब बोलेंगे जब इसमें लिक्विड कंटेंट ही है, मतलब वहां पे अदर ऑर्गेनेल्स की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल होती है हमारे पास और प्रोटीन जिसको हम बोल देते हैं एफ प्रोटीन, ठीक है, APAF1 प्रोटीन, इसको, ठीक है। अब ये जो मेरे पास प्रोटीन है, ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है DATP, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, साइटोसोल में कौन सी एक्टिविटी होगी, यहाँ पे होगी DATP हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, तो इसकी क्या हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और जो DATP है वो किसमें चेंज हो जाएगा, DADP में चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी ATP की हाइड्रोलिसिस हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास जो APAF प्रोटीन है, ठीक है, जो पहले ये कैसी है, ये इनएक्टिव है, ये जो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है। तो जैसे ही साइटोक्रोम आया, ठीक है, अब साइटोक्रोम कॉमनली ये क्या था, मैंने क्या बोला, जो APAF प्रोटीन है वो कॉमनली कहाँ पे पड़ी हुई है, कॉमनली इनएक्टिव फॉर्म में हमारे साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, सिग्नल जनरेट कैसे हुआ, जो MOMP है, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, मेरी आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में क्या कर दिया है, पोर कर दिया है, जिसकी वजह से जो साइटोक्रोम सी है वो भाग के कहाँ आ गया है, मेरे पास साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में आ गया है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में उसने क्या देखा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, APA प्रेजेंट है, तो ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, अब इसके साथ ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे दिखा रही हूँ क्या हो गया। अब मेरे पास क्या थी, ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास है APF1 प्रोटीन, ठीक है। अब इसके साथ पास क्या था, पहले GTP था, अब GTP की हाइड्रोलिसिस करवा दी हमने, तभी हमारी एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे DAP की हमने हाइड्रोलिसिस करवा दी, अब हमारे पास क्या एनर्जी आएगी, तो क्या बन जाएगा, TP बन जाएगा। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कौन अटैच हो गया, अब साइटोक्रोम सी अटैच हो गया है। तो साइटोक्रोम सी के अटैच होने से एक तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस करवा देगा, ठीक है। और ATP को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ADP में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने पिछले साइकिल्स में हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था, GTP किस में कन्वर्ट हो रहा था, GDP में कन्वर्ट हो रहा था। तो GTP तो वहां पे थोड़ा सा उल्टा था, वहां पे जब GTP से अटैच होता है तब कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, और जब GTP आ जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा अलग हो रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं हम ATP की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और ATP को किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ADP में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ आई। तो ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अब कैसा बनेगा, अब ये ऐसे इनएक्टिव हो जाएगी, एक्टिव जब किसके साथ बाइंड कर गई, जब ये मेरे पास साइटोक्रोम के साथ बाइंड कर गई। अब जैसे वो साइटोक्रोम के साथ बाइंड कर गई तो क्या हो गई, यहाँ पे इसकी ATP की हाइड्रोलिसिस हो गई। अगर ATP की हाइड्रोलिसिस हो गई तो ये मेरे पास क्या हो गई, अब एक्टिवेट हो गई। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब ऐसे हमारे पास 7 यूनिट्स, ठीक है, APF की कितनी यूनिट, 7 यूनिट ऐसे ही क्या करेंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जो APAF है, ठीक है, उसके 7 सब यूनिट्स जुड़ जाएंगे, सब यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या बोला, मैंने ऐसे बोला कि ये 7 सब यूनिट्स जुड़ गए, ऐसे 1 2 3 3 4 5 6 और 7। ये साइज सबका सेम रहेगा, थोड़ा मैंने बन गया मेरे से ऐसे, है ना, ये हो गई 7।
अब ये 7 यूनिट्स ऐसे जुड़ जाएंगे और सभी यूनिट्स के पास, ये कौन सी यूनिट है, ये है मेरे पास APAF1 सारी, ठीक है। और इन सब के पास क्या प्रेजेंट है, इन सब से कौन अटैच हुआ है, साइटोक्रोम C अटैच्ड है। इसके पास भी क्या है, साइटोक्रोम C है सबके पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सॉरी साइटोक्रोम C है यहाँ पे, सबके पास क्या है, साइटोक्रोम C है। और साथ में क्या हुआ है यहाँ पे, इनके पास क्या होगा, सबके पास DADP होगा, इसके पास भी क्या होगा, DADP, और इसके पास भी क्या होगा, DADP होगा। वैसे इसके पास भी क्या होगा, DADP होगा, मतलब सबके पास क्या होगा, DADP होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, अब हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया, हेप्टामेरिक, ठीक है। हेप्टामेरिक मतलब कितनी यूनिट्स है, हेप्टा मीन्स 7, ठीक है। मेयर मतलब यूनिट, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास क्या है, 7 सब यूनिट हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, 7 सब यूनिट्स वाले स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं एपोप्टोजोम, एपोप्टोजोम, ठीक है। अब ये मेरे पास एपोप्टोजोम बन गया, जो क्या करवाएगा, एपोप्टोसिस करवाएगा। यस मैम। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, ये जो मेरे पास हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। अब ये आपके पास ऐसे एक्टिवेशन करवाएगा, ये क्या करवाएगा, मेरे पास जो प्रोकैस्पेज है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें प्रोकैस्पेज नंबर कौन सा होता है, 9 होता है, ठीक है। जो किस फॉर्म में होता है, ये किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। और क्या है, ये इनिशिएटर है, ठीक है, जो क्या करवाएगा, एपोप्टोसिस को इनिशिएट करवाएगा, ठीक है। तो ये जो हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रोकैस्पेज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज द कैस्पेज नंबर 9, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कैस्पेज 9 में कन्वर्ट कर देगा, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो कैस्पेज 9 है वो एग्जीक्यूशनरी जो कैस्पेज है, ठीक है, पहले जो एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज है वो प्रो कैस्पेज नंबर 3, ठीक है, जो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, जनरली साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो इसको, ये जो कैस्पेज 9 है, ये इसको एग्जीक्यूशनरी जो कैस्पेज है उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में कैस्पेज नंबर 3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही कैस्पेज 3 एक्टिवेट होगा तो उस केस में क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये क्या काउज करेगा, ये एपोप्टोसिस मतलब एपोप्टोसिस, सेल की डेथ काउज करेगा, ठीक है। समझ आए बात कैसे हो रही सारी चीजें, यस मैम। ठीक है। तो हमारे सिंपली हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें क्या होती है, आपके पास एपोप्टोसिस ऐसे चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास, अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। अब हमने क्या पढ़ा, हमने बोला APAF1 प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो होती है इसके पास क्या होता है, ऐसे बाइंडिंग साइट होती है, जिसके साथ क्या करेगा, साइटोक्रोम C अटैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसके पास जो साइट होती है उसको हम बोलते हैं WD40 रिपीट्स, ठीक है। इस साइट के पास कौन बाइंड कर जाएगा, इसके साथ बाइंड करेगा हमारा साइटोक्रोम C, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कहाँ से बाइंड करता है, तो एक तो हमें पता होना चाहिए APAF1 से बाइंड करता है, ठीक है। कौन सी साइट पे, जो WD40 रिपीट्स है वहां से बाइंड करता है। इसके पास और क्या होता है, यहाँ पे C इफेक्टर डोमेन होता है, CED डोमेन होता है, ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। और इसके पास क्या होती है, DATP एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इसके साथ अटैच होता है कार्ड, CARD, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे APAF का। तो ये मैंने जो APAF का सिंपल स्ट्रक्चर बनाया वो कैसा है, ऐसा है कुछ, आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इसके पास CAD होता है, ठीक है, सेल इफेक्टर डेथ डोमेन, ठीक है। इसके पास कार्ड होता है और DATP प्रेजेंट होता है,
ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, साइटोक्रोम जो होगा वो कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो जाएगा और किससे बाइंड कर जाएगा, अपाफ1 से। हमारा जो साइटोक्रोम है वो कहाँ से रिलीज हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हुआ है और किसके साथ अटैच कर गया है, मेरे पास अपाफ के साथ अटैच कर गया है। ठीक है, ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो अपाफ का है, ऊपर मैंने क्या बनाया, साइटोक्रोम बनाया। ठीक है, जब वो रिलीज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अपाफ1 क्या बना देगा, ओलिगोमराइजेशन कर देगा। ओलिगोमराइजेशन मतलब फ्यू यूनिट्स ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बना देगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओलिगोमराइजेशन। ठीक है, कितनी यूनिट्स ज्वाइन करती हैं, 7 यूनिट्स ज्वाइन करती हैं और ओलिगोमराइजेशन करवा देती हैं और कैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं, हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर बना देती हैं। क्लियर है इसके बाद, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोजोम बोल देते हैं। अब जो एप्टोजोम है वो क्या करेगा, बेसिकली प्रोकैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोकैस्पेस 9 है वो किसको एक्टिवेट करेगा, कैस्पेस 3 को। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास एक और चीज होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब इनके पास एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं IAP। ठीक है, IAP हमारे पास क्या होता है, इनिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, इनिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, IAP क्या है, सिंपली IAP की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन्स हैं जो क्या करवाएंगी, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करवाती हैं, रोकती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, इनको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस। नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं इनको, अगर एपोप्टोसिस को इनहिबिट करवाती हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। एपोप्टोटिक प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो आपके पास एंटी एपोप्टोसिस भी बोल देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एंटी एपोप्टोटिक होती हैं इनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक डोमेन होता है जो IAP है। ठीक है, इनहिबिटरी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, उनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, स्पेसिफिक डोमेन होता है। ठीक है, जिस डोमेन को हम क्या बोल देते हैं, BIR डोमेन बोल देते हैं। ठीक है, BIR क्या हो जाता है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हमारे पास बैक्यूलो वायरस IAP रिपीट। रिपीट। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, अब देखो मान लो मैंने किसी सेल की डेथ करवानी है, एपोप्टोसिस करवानी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, हमारी हर सेल में क्या होता है, IAP प्रेजेंट होती है, तो उस केस में मैं क्या करवाऊंगी, IAP की फंक्शनिंग को स्टॉप करवा दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कैस्पेज 3 होगा वो क्या करवाता है, समझ आई बात क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो कैस्पेज 3 है वो एपोप्टोसिस कैसे करवाएगा, ये IAP की एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा या स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब जब IAP मतलब इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है, जब IAP की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जो कौन करवा रहा है, कैस्पेज नंबर 3 एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज करवा रहा है, तो ये इनहिबिटरी एपोप्टोसिस है। ठीक है, मतलब इन प्रोटीन्स को क्या करेगा, ये इनकी एक्टिविटी जब बंद करवा देगा, इनको डिग्रेड कर देगा, तो क्या हो जाएगी, सेल की एपोप्टोसिस हो जाएगी। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो मैंने सिंपल टर्म्स में क्या बोला, मैंने ये बोला कि मेरे पास जो IAP है, ठीक है, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस है, जब क्या होगा, जब वो एक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपोप्टोसिस नहीं होने देंगे, ये एपोप्टोसिस को क्या करवा देंगे, ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करवा देंगे। ठीक है, एपोप्टोसिस को जब ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे, तो एपोप्टोसिस नहीं होने देंगे सेल की, ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करवा देंगे। ठीक है, मतलब इनहिबिट करवा देंगे तो मतलब किसको इनहिबिट कर रहे हैं,
जब हमारे पास कौन इनहिबिट हो रहा है, जब हमारे पास कैस्पेज इनहिबिट होगा, ठीक है। अगर कैस्पेज काम नहीं करेगा, अगर कैस्पेज इनएक्टिव होगा तो मेरे पास आईएपी कैसे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। एक्टिव। समझ आई बात है? अब जब मैंने कैस्पेज को एक्टिव करवा दिया, जब मैंने कैस्पेज को क्या करवा दिया, एक्टिव हो गया, तो ये क्या करेगा, किसको इनएक्टिव कर देगा, ये मेरे पास आईएपी को इनएक्टिव कर देगा, इनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। अगर इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। बताओ यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक्शन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस की। इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस समझ आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, सिंपल सा है। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको एप्टोसोम बोलते हैं। अब जो ये जो बेसिकली क्या करेगा, ये जो हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर है वो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करेगा, 9 3 को एक्टिवेट करेगा, और 3 क्या करेगा, जो आईएपी है मतलब इनहिबिटरी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स है उनको स्टॉप कर देगा, ठीक है, या उनकी डिग्रेडेशन करवा देगा। जब ये स्टॉप हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, सेल की एपोप्टोसिस हो जाएगी। मतलब ऐसी प्रोटीन जो सेल की एपोप्टोसिस बंद करवा रही थी, ठीक है, उसको इनहिबिट कर रही थी, उसको अगर मैंने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, सेल की एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इनको हम बोल देते हैं आईएपी। मतलब क्या होता है, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस होते हैं, जिनको एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन बोल देते हैं। तो बेसिकली जब आईएपी क्या होंगी, एक्टिव रहेंगी, तो सेल की डेथ नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, कैस्पेज को एक्टिव करवाते हैं, क्योंकि आईएपी किसको इनहिबिट करती हैं, कैस्पेज को इनहिबिट करती हैं। इसलिए साइटोप्लाज्म में कैस्पेज किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोकैस्पेज, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास जो प्रोकैस्पेज है वो कैस्पेज में कन्वर्ट होगा, तो हम किसकी एक्टिविटी बंद करवा देंगे, हम इसका मुंह चुप करवा देंगे, ठीक है। हम जो इनहिबिटरी एपोप्टोटिक है उसको बंद करवा देंगे। जब ये स्टॉप हो जाएगा तो उस केस में आपके पास क्या होगा, हमारे पास एपोप्टोसिस हो जाएगी। अगर ये एक्टिव रहेगा तो एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाएगी। ये बोला हमने, क्लियर है? यस मैम। ये चीज लिखी है मैंने, इसको देखो। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे की। यहाँ पे हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। अब जो रेगुलेशन है इंट्रिंसिक पाथवे किससे रेगुलेट होगा, रेगुलेटेड बाय प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक पाथवे होगा वो किससे रेगुलेटेड बाय प्रोटीन्स, प्रोटीन से रेगुलेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, फैमिलीज होती हैं। तो ये जो रेगुलेटेड प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो ये मेरे पास बिलोंग करती हैं BCL फैमिली से, ठीक है, BCL2 फैमिली से। अब यहाँ पे BCL स्टैंड फॉर बी सेल लिम्फोमा। ये तो यहाँ BCL की क्या फुल फॉर्म है, बी सेल लिम्फोमा, या फिर हम क्या बोल देते हैं इनको, बी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा ल्यूकीमिया मतलब कैंसर, है ना, ब्लड कैंसर, ठीक है। तो देखो अब हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने क्या बोला, रेगुलेटरी प्रोटीन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, BCL2 फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं वो होती है 2 टाइप की, ठीक है। एक जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है उसको हम बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। अभी जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, प्रो मतलब प्रमोट करना, ये किसको प्रमोट करती है, ये प्रमोट करती है एपोप्टोसिस को, ठीक है। अभी जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करती है, इसमें आती हैं 2 कैटेगरीज, ठीक है। इसमें कितनी कैटेगरीज आती हैं, फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक होती है हमारे पास 2 फैमिलीज होती हैं इसमें, एक होती है BH3 ओनली फैमिली, ठीक है, और एक होती है हमारे पास BH1 2 3 प्रोटीन। अब इनके कई बार आपको मैचिंग में ऐसे आ जाता है इनका कि आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि
BH3 ओनली फैमिली से कौन बिलोंग करता है? तो BH3 फैमिली से बिलोंग करता है हमारे पास बिड, डैम, सॉरी बिम, बिक, PIK, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बैड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पुमा, PUMA, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नोक्सा, ठीक है। तो ये सारे किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं? BH3 ओनली फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इन सब का क्या फंक्शन है? ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करवाते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास आ जाता है BH123 प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे इस फैमिली से दो ही प्रोटीन आपने याद रखनी है, एक तो बाक, PAK, और दूसरी हमारे पास आ जाती है बैक्स, BAX, ठीक है। इन फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। अब दूसरा टाइप मैंने क्या बोला, ये कैसे हैं? प्रो एपोप्टोटिक हैं, मतलब ऐसी प्रोटीन्स हैं जो क्या करवाएंगी, सेल की जो डेथ है उसको प्रमोट करेंगी, मतलब सेल की डेथ करवाएंगी, ठीक है। दूसरी मेरे पास क्या होंगे, एंटी एपोप्टोटिक, मतलब जो क्या करेंगी, सेल की डेथ नहीं होने देंगे, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ठीक है। और देखो अगर मेरे पास कोई भी सेल है तो उसमें दोनों प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी, एपोप्टोटिक भी होगी और एंटी एपोप्टोटिक भी, क्योंकि क्या जो सेल है उसकी क्या होगी, अगर जब सेल की डेथ होनी हो तो हमारे पास कौन एक्ट करेगा? एपोप्टोटिक प्रोटीन। अब जब सेल की डेथ नहीं होनी हो, मतलब रेगुलर केस में अगर सेल की डेथ नहीं हो रही है तो उस केस में कौन एक्ट करेगा? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स एक्ट करेंगी, जिनके आपके पास एग्जाम्पल है BCL2, ठीक है, BCL2, ठीक है, जो सेम फैमिली है, ठीक है। दूसरा है BCLXL, BCLXL, ठीक है। और थर्ड है मेरे पास BCLP, ठीक है, BCLP, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती है मेरे पास, एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन है ये होता है स्टॉप का सिग्नल। ये किसको स्टॉप करवाती हैं? एपोप्टोसिस को ये इनहिबिट करती हैं या स्टॉप करवाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो BH3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या कर रही है, एपोप्टोसिस को प्रमोट करवा रही है, BH3 ओनली फैमिली। अब ये जो BH3 ओनली प्रोटीन है, ठीक है, अब ये एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या करवाती है, इसका काम क्या है, इसके दो काम है, ठीक है। एक तो ये न्यूट्रलाइज करवाती है, मतलब किसके एक्शन को बंद करती है? न्यूट्रलाइज करवाना, मतलब एक्शन को स्टॉप करवाना या एक्शन ना होने देना, ठीक है। तो ये क्या करती है, एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन है, ठीक है, एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन है या एंटी एपोप्टोसिस जो प्रोटीन है, उनका एक्शन नहीं होने देती है, मतलब उनके एक्शन को क्या करती है, ये न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर वो कोई फंक्शन करने लग जाए तो उसको खत्म करने का काम करती है, मतलब, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, एंटी एपोप्टोसिस में हमने क्या पढ़ा, BCL2 पढ़ लिया, ठीक है। तो BCL2 के फंक्शन को क्या कर देगी, ये बंद कर देगी, स्टॉप कर देगी या न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या करती है, ये इनडायरेक्ट वे में जो BH3 है वो क्या करती है, indirectly, okay? indirectly provides help in apoptosis। तो किसमें हेल्प करती है? हेल्प इन एपोप्टोसिस में ये हेल्प करती है, पर कैसे करती है? इनडायरेक्टली करती है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगी, डायरेक्ट सेल की एपोप्टोसिस को नहीं करवाएगी, ये क्या करवाएगी, अदर के फंक्शन को स्टॉप करवा देती है। जैसे एंटी एपोप्टोटिक का जो फंक्शन है उसको क्या कर देगी, ये न्यूट्रलाइज कर देगी। और दूसरा काम क्या करती है, ये एक्टिवेट करवाती है। किसको एक्टिव करवाएगी, ये BH123 प्रोटीन को एक्टिवेट करवाएगी। अब दोनों कैसे हैं, प्रमोटरी हैं। ये क्या करवाएगा, एपोप्टोसिस प्रमोटरी है ये, तो ये क्या करवाएगा, सेल की एपोप्टोसिस करवा देगा। बताओ, इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, हमने सिंपली बोला कि हमारे पास क्या होती हैं, दो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब एक है प्रो एपोप्टोटिक है, जो सेल की क्या करवाएंगे, एपोप्टोसिस करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो प्रोटीन्स आ रही है, एक BH3 आ रही है, एक BH123 प्रोटीन आ रही है। अब ये क्या करती है, ये जो BH3 है ये इसको एक्टिव करती है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रही है, BH3 इसको एक्टिव बना रही है। एक तो ये इसको एक्टिव कर रही है, दूसरा ये एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन है ये इनका फंक्शन, इनको बंद करवा रही है, इनके फंक्शन को चुप करवा रही है, इनको काम नहीं करने देती है, ठीक है। अब देखो अगर ये काम नहीं करेगी तो क्या होगा, ये क्या करवा रही है, ये मेरे पास एपोप्टोसिस को इनहिबिट करवा रही है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, इनहिबिट मतलब रोकना।
इनिबिट करती हैं एपोप्टोसिस को। तो इसने क्या किया, इसका फंक्शन भी बंद कर दिया और इसको एक्टिवेट कर दिया। ये अगर एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करवाता है, ये प्रोटीन मेरे पास करवाती है एपोप्टोसिस। ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पे एपोप्टोसिस होगी। तो डायरेक्टली ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, इनडायरेक्टली करती हैं। एक तो जो सेल्स एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है उनको क्या कर देती हैं, उन प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट कर देती हैं, इनको एक्टिवेट कर देंगी। दूसरा, जो सेल क्या कर रहा है एपोप्टोसिस को बंद करवा रहा है उनको क्या करवा देती हैं, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप करवा देती है। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे क्या करती हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ये बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये है मेरे पास मैमल्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैमल। ठीक है, अब मैमल्स के केस में ये मेरे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आई, एपोप्टोटिक स्टिमुलाई आई, मतलब सिग्नल आया, एपोप्टोटिक स्टिमुलस आया, स्टिमुलाई है। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होया, इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है। इसके पास क्या है, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब एपोप्टोटिक स्टिमुलाई आया तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरी जो आउटर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, वहां पे क्या आ गया, यहाँ पे एक्टिविटी होगी MOMP4। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होगी, जिसकी वजह से साइटोक्रोम जो अंदर था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, अब ये साइटोक्रोम कहाँ पे आ गया, अब ये साइटोक्रोम सी बाहर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, ये जो साइटोक्रोम सी है वो किसके साथ बाइंड कर जाता है, APAF1 के साथ बाइंड कर जाएगा और क्या बना देगा हेप्टामर, है ना? यस मैम। हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, अब जो हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किसको एक्टिवेट करता है, ये जो हम हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे कौन एक्टिवेट हो जाएगा, इस हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर से मेरे पास कैस्पेज 9 कौन एक्टिवेट हो जाएगा, कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो कैस्पेज 9 है वो किसको एक्टिवेट कर देगा, कैस्पेज नंबर 3 को एक्टिवेट कर देगा और क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये बोला हमने, ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोटीन है, कौन से प्रोटीन, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है इसको देखते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास यहाँ पे अब क्या होगा, कौन एक्ट करेगा, अगर मान लो इस सेल की डेथ होनी है तो इसके पास कौन सा सिग्नल आया, एपोप्टोटिक सिग्नल, मतलब डेथ का सिग्नल आ गया जब साइटोक्रोम सी बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे जो BID है, ठीक है, BID और BIM, ठीक है, तो BID और BIM क्या है, यहाँ पे पढ़े हमने, BID और BIM ये क्या है मेरे पास, BH3 ओनली फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये क्या काम करेंगे, ये किसको एक्टिवेट करवा देंगे, एक तो BH123 प्रोटीन को एक्टिवेट करवा देंगे, दूसरा ये मेरे पास क्या करेंगे, एंटी जो एपोप्टोटिक प्रोटीन है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो जो किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं BH3 ओनली से बिलोंग करते हैं, है ना? ठीक है, अब देखो ये किसको रिलीज करवाएंगे, ये रिलीज करवाएंगे किसको, ये एक्टिवेट करेंगे BH123। ठीक है, और BH123 में बेसिकली, ठीक है, एक तो इसकी एक्टिवेशन करवाएंगे, दूसरा स्टॉप किसको करवा देंगे, ये BCL2 को, मतलब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है उसकी करवा देंगे, इसको ये स्टॉप करवा देंगे। ठीक है, तो जो BID और BIM है इसने क्या कर दिया मेरे पास, BCL2, ठीक है, जो कैसी है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, उसको क्या करवा दिया इसने, ये किसका सिंबल होता है, ये जो मैं ऐसे बनाती हूँ ना लाइन से, ये किसका सिंबल होता है, स्टॉप का सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या कर दिया इन्होंने, BCL की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब जब BCL की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा, अब ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक प्रोटीन रिलीज होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्मैक बोल देते हैं, स्मैक
ठीक है, इसको और क्या बोल देते हैं, डिप्लो बोल देते हैं। ठीक है, OMI, स्मैक और डिप्लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली किसको एक्टिवेट करवाता है, ये हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अब इसको, ये आपके पास किसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, ये आपके पास स्टॉप कर देगा IAP की एक्टिविटी को। IAP क्या हो गया, इनहिबिटरी एपोप्टोटिक प्रोटीन। ठीक है, तो अगर इनहिबिटरी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो इनहिबिटरी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स थे वो क्या करते थे, वो किसकी एक्टिविटी को स्टॉप करवाते थे, वो स्टॉप करवाते थे कैस्पेज 9 की एक्टिविटी को और कैस्पेज 3 की एक्टिविटी को ये स्टॉप करवा देते थे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोटीन की सिक्रीशन करवा दी। ठीक है, अब ये क्या करेगी, बेसिकली किसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगी, IAP की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगी। जब IAP की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो ये IAP क्या हो जाएगा मेरे पास, इनहिबिटरी एपोप्टोटिक प्रोटीन हो जाएगा। तो ये क्या हो रहेगा, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो कैस्पेज 9 कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। कैस्पेज 9 एक्टिव हो जाएगा तो किसको एक्टिव कर देगा, कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देगा, और कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। समझ रही बात तो? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक्टिविटी हो रही है, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों की वजह से हम इन सबको इनएक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो BCL है वो इसको इनएक्टिव करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें। ठीक है, तो एक दूसरे को इनएक्टिव कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जब हमारे पास IAP इनएक्टिव हो जाएगा, इसका काम क्या था, इसका काम था इन दोनों को इनएक्टिव फॉर्म में रखना। ठीक है, तो जब ये खुद ही इनएक्टिव हो गया, ठीक है, जब हमने इसको ही इनएक्टिव कर दिया, तो अब ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्टिव। ठीक है, क्योंकि इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखने वाला कोई भी नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एज रिजल्टेंट हमारी सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी।